अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें और प्यारे प्यारे भाई। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि अबरिश बड़े झिड़के में जाकर दादी से कहती है कि मुझे जरान खानजादा से नहीं बल्कि असफद यार खान से शादी करनी है और मुझे इसी की वनी में जाना है क्योंकि बबर इसका भाई था। तो असूलन मैं वनी में भी इसके जाती हूँ। तो आगे दादी कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर बैठे हम इसका फैसला कर लेंगे, आप जाकर अपने कमरे में बैठो। तो आज की एपिसोड में देखते हैं कि अबरिश किसके हक में जाती है। दो सामियां हैं, एक जरान खानजादा और दूसरा उसका ही जिगरी दोस्त असफंद खान। तो देखते हैं क्या बनता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड्स। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर सकते हैं, देरी किस बात की है प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों। लेट्स स्टार्ट इट। भाभी, इस चादर से मुंह ढक ले, निकाह ख्वाह आता ही होगा। अबीर ने एक ब्लैक शाल इसकी तरफ बढ़ाई। वो इस वक्त अमीना खानम के कमरे में बेड पर घुटनों के में सर दिए बैठी थी। किसके नाम की कूड़ानाजी निकली है? अबरीश ने घुटनों से सर उठाए बढ़ाए लहजे में पूछा। भाभी, आप क्यों खुद को तकलीफ दे रही हैं? वही होता है जो किस्मत में होता है। अबीर ने अबरीश के घुटनों पर हाथ रखते हुए नम आंखों से कहा। मैंने पूछा, मुझे इन जमीनी खुदाई फौजदारों ने किसके नाम लिखा है? अबरीश अब की बार हज़ियानी अंदाज में चीखी थी। जरान लाला, अबीर ने धीमे लहजे में बताया था। जरान का सुनकर अबरीश को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी। हाथ बेख्तियार गाल पर रखा था, जहां अभी तक इसके मारे हुए थप्पड़ की तकलीफ मौजूद थी। इसकी उंगलियां वहां पर बेरहमी से सबत थी, जो सिर्फ वही ही नहीं इसके जख्मी रूह में भी प्योसत हो गई थी। मम, मैं जरान से निकाह नहीं करूंगी। अबरीश जड़े लब बड़बड़ाते हुए बेड से एक झटके से उठी थी। बेड से उठने पर जोरदार चक्कर आया था। इसने बंद आंखों से दीवार का सहारा लिया। कल सुबह से इसने खाना नहीं खाया था। पिछले 6 घंटों से वो जितना रोई थी, इसने जिंदगी में कभी इतने आंसू नहीं बहाए थे। सूजी सुर्ख आंखें, गाल पर भी सूजन वाजिया थी। रेड लिपस्टिक से सजे होंठ वो काट काट कर मजीद सुर्ख कर चुकी थी। वो दुल्हन के लिबास में जरूर मौजूद थे, मगर एक दुल्हन नहीं बल्कि तरहम खाने के काबिल लग रही थी। जरान के साथ जिंदगी का सोच सोचकर ही इसका दिमाग की नसें फटने के करीब हो गई थी। अब इसका साथ इसके लिए घुटन के अलावा कुछ ना था। अबरीश को दीवार का सहारा लेते देखकर अबीर ने इसे थामा। भाभी, आप ठीक तो हैं? अबीर ने इसके लड़सते वजूद को संभालते परेशानी से पूछा। अबीर, प्लीज मम, मुझे किस तरह से यहाँ से निकाल दो। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अबरीश ने रोते हुए अबीर के सामने हाथ जोड़े थे। मैं आपको कैसे यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ? आपको लगता है यहाँ से निकलना आसान है? पूरी हवेली के इर्द गिर्द गार्ड्स है। पहले आप यहाँ इसलिए आसानी से निकल गई थी क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इस वक्त भी रहीम का कदा जी के हुक्म पर आपको इस्लामाबाद छोड़कर ना आते तो आप कभी भी वापस नहीं जा सकती थी। आप हवेली की दहलीज तो अबूर कर गई थी, मगर कभी भी आप सवाद से निकल ना सकती थी। अबीर ने अबरिश के हाथ थामते इसे समझाने की कोशिश की। ठीक है, तुम मुझे फोन तो ला के दे सकती हो। मुझे एक फोन ला दो प्लीज अबीर। अबरिश ने मिन्नत बड़े लहजे में कहा। फोन का क्या करेंगी आप? अबीर ने हैरानगी से पूछा। मैं पुलिस को फोन करूंगी। मैं जरान खानजादा के नाम FIR कटवाऊंगी। वो मुझे अगवा करके लाया है और अब जबरदस्ती मुझसे निकाह कर रहा है। और आपको लगता है पुलिस समीउल्लाह खान की हवेली में कदम रख सकेगी? आप फिर यहाँ दाजी और जरान भाई के पावर से वाकिफ नहीं अभी तक। आप इनकी मंगेतर हैं और अब वनी में आ रही हैं, इसलिए प्लीज अब्रिश मजीद अपने लिए मुश्किलात मत खड़ा करो। अबीर ने इसके लड़ते सिसकते वजूद पर तरहम बड़ी नजर डालते कहा। वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, अगर कर सकती तो जरूर करती। पुलिस कुछ नहीं कर सकती, मगर वो ज़ईम और तयाबू तो मुझे यहाँ से निकाल ही सकते हैं। मुझे फोन ला दो, मैं ज़ईम को बताऊंगी। मुझे जरान जबरदस्ती यहाँ लेकर आया है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। अबरिश ने फिर से अबीर के आगे हाथ जोड़े थे। भाभी, आपको लगता है ज़ईम को खबर नहीं होगी कि आपको यहाँ लाने वाले हैं लाला? इसे अच्छी तरह पता होगा आपको लाला ही यहाँ लाए हैं, मगर वो कभी यहाँ नहीं आएगा। अगर इसे अपनी जान प्यारी होती तो वो इधर का रुख नहीं करेगा। प्लीज भाभी, अपनी जिंदगी मजीद मुश्किल ना बनाए। पहले भी आप अपनी जिंदगी मुश्किल बना चुकी हैं। अबीर ने इस बार भी अबरिश को रसनाइयों से समझाया था। इससे ज्यादा मुश्किल क्या होगा मेरी जिंदगी? इस अबरिश ने सिसकी ली। तुम्हारा लाला मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। मुझे पता होता मेरे साथ ये सब कुछ होगा, मैं कभी यहाँ कदम ना रखती, कभी अमेरिका से पाकिस्तान ना आती। औरत औरत हर जगह इतनी मजबूर क्यों है? मुझे समझ नहीं आता। अबरिश मुंह पर दोनों हाथ रखते रो दी थी। भाभी, चादर से खुद को ढक लें। अबीर ने गहरी सांस लेते ब्लैक अब शाल अबरिश के वजूद पर अच्छी तरह लिपटी थी। मैं ये इनकार नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जाकर कह दो अपने लाला से, वो मुझे जान से मारना चाहता है, मार दे। वैसे भी रोज रोज मरने से बेहतर है मैं एक दफा ही मर जाऊं। अबरिश ने साइड टेबल पर पड़ा लैपटॉप उठाकर जमीन पर जोर से दे मारा था। चादर उतारकर जमीन पर फेंक दी थी।
जरान इसी लम्हे अंदर दाखिल हुआ था। जरान ने अब्रिश के कदमों में गिरी चादर को देखकर अपने जबड़े भींचे इसे सुरख आंखों से देखा। वो इसकी सर्द नजर पर हिचकी लेती नफरत से रुख मोड़ गई थी। जरान ने इशारे से अबीर को कमरे से निकल जाने का हुक्म दिया था। वो अब्रिश के लड़सते वजूद पर एक नजर डालते खामोशी से कमरे से निकल गई थी। अगले 5 मिनट में तुम्हारा निकाह है, मुझे किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहिए। जरान ने अब्रिश के करीब जाकर इसे बाजू से जगड़े इसका रुख अपनी तरफ किया था। अब्रिश इसके बेदर्दी से झटका देने पर इसके सीने से आ टकराई थी। इसके सीने पर दोनों हाथ रखते वो दूर हुई। जरान की गिरफ्त पर बाजू पर मजीद सख्त हुई थी। जरान ने इसकी सुरख भीगी आंखों में अपने खून उतरी आंखें गाड़ते हुए इसे मजीद अपने करीब किया था। मम, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। मिस्टर खानजादा, चाहे तुम मम मेरी जान ले लो। अब्रिश ने जरान की आंखों में देखते बज़ाहिर मजबूत लहजे में कहा था, मगर इसके लब्बों से टूट कर निकलने वाले लफ्ज इसके लहजे की मजबूत होने की चगली खा रहे थे। अब्रिश अपने लहजे की लड़खड़ाहट में सुनते अपने लब बुरी तरह काट गई थी। मुकाबिल की सुर्ख आंखों ही इसकी रगों में दौड़ने वाला खून साख्त कर गई थी। अगर तुम चाहती हो अहल से ही सलामत रहे तो चुपचाप यह निकाह कर लो, वरना अगले 10 मिनटों तक अहल को या ना तो मैं यहाँ पेश कर दूंगा या जान से मार डालूंगा। जरान ने इसकी बाजू पर अपनी बर्फ सी उंगलियां बेदर्दी से प्योसत करते इसकी रगों में सनसी दुराई थी। अहल, अहल कहाँ है? अब्रिश ने कपकपाते लब्बों से पूछा। जरान की बात सुनते इसकी आंखें बेयकीन हुई थी। जहां भी है सही सलामत है, मगर जरूरी नहीं कि अब वो सलामत रहे। मेरे एक फोन कॉल पर इसकी सांसें छीन ली जाएंगी। जरान ने इसकी बेजान होते वजूद पर कहरबान नजर डालते सफाकियत से कहा था। अच्छा यार गाइस, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या आप लोगों को यह बात बिल्कुल ठीक लगती है कि अपनी मोहब्बत को ऐसे जबरदस्ती उठा के लाके उसके साथ ऐसा सलूक करना और उससे जबरदस्ती निकाह करना, क्या आप लोगों को ये बात सही लगी या नहीं लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। इसकी बेजान होती हालत की इसे जरा परवाह नहीं थी। आज ये जान निकल जाती तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वो इसकी जिंदगी मौत से बदतर बनाने का इरादा रखता था। अब्रिश ने अपने चकराते सर को थामते मुश्किल ही खुद को सहारा दिया। जरान ने बेदर्दी से इसे बाजू से जकड़े झंझोड़ डाला था। इसने मुश्किल ही अपनी आंखें खोली थी। जरान ने साइड टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उठाकर अब्रिश के चेहरे पर फेंका। अब्रिश ने भीगे चेहरे और सुरख आंखों से हिचकी लेते हुए जरान को देखा। तुम ये कैसे कर सकते हो? अब्रिश ने हिचकियों के दरमियान में कहा। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जरान ने इसकी हिचकियों से लड़ते वजूद पर नजर डालते काटदार लहजे में कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अब्रिश बुरी तरह चीखी थी। माफ तो मैं भी नहीं करूंगा, हर पल हर लम्हा, वो जवाबन सुकून से बोला। इसके लहजे से ज्यादा आंखों के सर्दपन से अब्रिश के अंदर कपकपी सी दौड़ी थी। अब्रिश ने अपनी आंखें मैच करके बहुत से आंसू अर्ज पर बहाए थे। अपना चेहरा ढक लो। जितनी तुमने अपनी हुस्न की नुमाइश करनी थी कर ली, अब और नहीं। अब अपने जिस्म की नुमाइश करना तो दूर की बात, तुम अपना चेहरा भी किसी को नहीं दिखा सकोगे। वो इस पर बेड पर धकेलते सर्द लहजे में बोला। अब्रिश ऊंधे मुंह गिरती सिसक पड़ी थी। वो इसके वजूद पर सर्द और मुंतकिर निगाह डालता वहां से चला गया था। झटके के फैसले के बाद असफन सुरख चेहरा लिए कारपोर्च की तरफ बढ़ा ही था कि रोजनिया खानम की पुकार पर वो रुका था। मोड़े, यहाँ पर क्या कर रही हैं आप? असफन जल्दी से इनकी तरफ बढ़ा। बब्बर की मौत के बाद वो काफी मुजम्मिल सी हो गई थी। मोड़े, यहाँ बहुत सर्दी है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। असफन ने इनके ठंडे बर्फ से हाथ थामे थे। मुझ पे सर्दी की शिद्दत नहीं असर करेगी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे। बब्बर के बाद अब तुम ही मेरा सब कुछ हो। हमने एक बेटे को खो दिया, अब तुम्हें नहीं खो सकता। असफन हम मर जाएगा। रुजनिया खानम फूट फूट कर रो दी थी। मोड़े, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही हूँ आपके पास। असफंदियार खान ने नम आंखों से इन्हें अपने गले से लगाया। फिर तुम कहाँ जा रहा था? हमारा दिल डरने लगा है। बब्बर भी ऐसे ही बैठ गया था, फिर वो लौटकर नहीं आया। रुजनिया खानम असफन के गले लगी भड़ाई लहजे में बोली। असफन ने रुजनिया खानम के सर को चूमकर इनके हाथ अपने लब्बों से लगाए। अच्छा हुआ असफन, वो अब्रिश तुम्हारा दुल्हन नहीं बना। हम अपने बेटे के कातिल की बहन को तुम्हारा बीवी कभी बर्दाश्त ना करता। वो हर धर्म लड़की जरान के ही काबिल था। रुजनिया खानम ने नफरत से कहा। वो रुजनिया खानम के लहजे में जरान के लिए नफरत देखकर चूका था। मोड़े, आपने मुझे फोन पर बताया था कि जरान ने बब्बर को बहुत मारा था। क्या हुआ था इस दिन? असफर ने इन्हें साथ लपटाए पूछा। अपनी मंगनी वाले दिन जरान ने बब्बर को जानवरों की तरह मारा। हमने तुम्हें सिर्फ यही बताया कि जरान ने बब्बर को मारा। तुमने आगे से कहा था कि अगर जरान ने मारा है तो ठीक ही मारा होगा। तुम्हें पूरा यकीन है कि गलती बब्बर का ही होगा। हम खामोश हो गया था। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मगर जरान ने बब्बर को बहुत मारा था। इसका गलती इतना था कि वो अबीर से कोई बात करने इसके कमरे में गया था, जिस पर जरान ने वलवलिया मचा दिया कि वो उसकी बहन के कमरे में क्यों गया। अमीना खानम ने अपनी चादर के कोने से अपने भीगे आंखों के गोशे रगड़े थे। मोड़े, अबीर तो बब्बर के निकाह में थी, इतनी सी बात पर जरान क्यों मारेगा इसे? असफर ने उलझन भरे लहजे में पूछा।
वो इसके निकाह में जरूर थी, मगर जरान इस निकाह को नहीं मानता था। कितनी मर्तबा वो और तुम्हारा दाजी से अबीर के तलाक के बारे में कह चुका था। हमको पूरा यकीन है बबर के मरने का सबसे ज्यादा खुशी इन बहन भाई को ही हुआ होगा। रोजनिया खानम की आवाज फिर से बढ़ आ गई थी। असफर ने अपनी अंगूठियां जोर से बेची थी। जरान के अल्फाज इसके समातों में गूंजे थे। बबर की मौत अबीर की जिंदगी में सुकून लेकर आई है, वरना वो सारी उम्र सोली पर लटकी रहती। ये लफ्ज इसके कानों में गूंजे इसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गए थे। जरान और इसकी बहन की जिंदगी तो अब सूली पर लटकेगी। असफंद के लबों पर स्पार्क मुस्कुराहट दौड़ी। असफंद रोजनिया खानम को अपने सीने के साथ लगाए अंदर की जानिब बढ़ा। अरहाम ब्लू कलर की शलवार कमीज पहने मर्दाना शाल कंधों पर डाले, खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। जरान और अब्रिश के निकाह के बाद इसे इस्लामाबाद जाना पड़ रहा था। वो इस झटके की वजह से रुका था। वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। सुबह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिस पर इसकी शमूलियत बहुत जरूर थी। वो खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था जब हूर अंदर दाखिल हुई थी। वो रेड कलर की पठानी फराक में मलबूस थी जिसके गले पर शीशों का काम हुआ था। रेड ही दुपट्टा सर पर ओढ़े वो रोशन चांद की तरह दमक रही थी। अरहाम इसे देखकर ठटका था, मतलब रुका था। इसे पहली दफा यहाँ के मखसूस पठानी फराक में देखा था। वो बिल्कुल यहाँ की औरतों की तरह लग रही थी। यह फराक गुल काफी मर्तबा पहन चुकी थी, मगर गुल कभी अरहाम को इस तरह अट्रैक्ट नहीं की थी जिस तरह हूर की तरफ इसका दिल बेइख्तियार खींचा था। वो इससे अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। नजरें हट ही नहीं रही थी। नजरें इसके सरापे में बुरी तरह उलझ कर रह गई थी। वो अरहाम को एक नजर देखे ड्रेसिंग रूम में जाने लगी तो अरहाम इसे कलाई से जगड़े खुद की तरफ करीब कर गया। वो इसके चुटानी सीने से आ टकराई। अरहाम की उंगलियां बेख्तियार इसकी भीगी पलकों पर ठहरी। क्या हुआ है? वो इसकी भीगी आंखें देखकर चौंका था। ये कांच सी शफाफ आंखें तो सिर्फ इसकी कुर्बत में ही भीगी थी। बबर की मौत के बाद वो मर्दान खाने में ही रहा था, अपने कमरे में कम ही आया था। तो फिर ये आंसू क्यों? वो बेचैन हुआ, मगर क्यों? इसे अपनी बेचैनी की वजह समझ नहीं आई थी। इसके हसार, इसकी गुर्बत में वो ढेरों आंसू बहाती थी। इसे तो इसके आंसुओं से सुकून मिलता था, मगर आज इसकी जरा सी भीगी आंखें इसे क्यों चुभी थी? वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इसकी आंखों में नमी बनकर खुद को ही उतरना चाहता है। फिर वो रोए या तड़पे, इसे परवाह नहीं थी। वो आंसू देने वाला वो खुद था, मगर कोई इन आंखों को आंसू दे इसे गवारा नहीं था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हूर ने इसे देखते हिचकी ली थी और इसके सीने पर सर रखकर रोने लगी। हूर, क्या हुआ है? इसे खुद से लगाए वो काफी नरमी से बोला था। इसकी आवाज में नरमी महसूस करते वो बकायदी हिचकियों से रोने लगी थी। हूर, वो तड़पते हुए इसे पुकारे बैठा था। इसकी आवाज में तड़प महसूस करते हूर ने बेख्तियार इसके सीने से सर उठाकर इसे देखा। इसकी तरफ पर आंखें बेयकीन हुई थी। वो अपनी शफाफ भीगी आंखों से अरहाम की स्याह सराहना आंखों में देख रही थी। तूने ऐसा दर्द दिया है, मुश्किल है बतलाना। तूने कैसा हाल किया है, तूने ही ना जाना। उन्नी बेगी आंखों से शिकवा किया। अरहाम इसकी गुलाबी आंखों में दर्द की तहरीर बढ़ाता अपनी नजरें चुरा गया था। क्या हुआ है? इसने बेख्तियार इसके गाल पर अपना हाथ रखा। वो फिर से इसके सीने से लिपट पड़ी थी। वो जालिम था, बेमोहर था, स्पाक था, मगर इतनी बड़ी हवेली में वही तो इसका था। इससे जान से बढ़कर प्यार करने वाला इसका बाप इसके पास ना था, जो इसकी जरा सी तकलीफ पर तरफ उठता था। इसकी आंखों से आंसू गिरने से पहले वो अपनी हथेली आगे रख देता था, कहीं इसकी आंख से गिरे आंसू जमीन पर गिर के बेमोल ना हो जाए। अगर इसे तकलीफ देने वालों में सबसे ज्यादा इसके बाप का ही हाथ था। अब इसका शोहर ही सबसे ज्यादा तकलीफ देता था, मगर इसके सीने के अलावा इसके पास किसी की बाहें, किसी का सीना मैसर ना था जहां वो अपना दर्द बांटती। अब्रिश की वजह से आज वो बहुत तकलीफ में थी। जरान इसके साथ भी वही सलूक करेगा जो अरहाम ने इसके साथ निकाह की रात किया था। ये सोचकर ही इसका मासूम दिल शिद्दत से गम फट रहा था। हूर, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? इसने एक ही झटके से अपने सीने से अलग करते अब की बार सर्द लहजे में पूछा। इसने इस हवेली में किसी को इतनी इजाजत नहीं दी थी कि कोई इसे कुछ भी कहता। निकाह के अगले दिन ही इसने सब पर वाज़ेह कर दिया था कि इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। जो सजा देगा वो खुद देगा। इतनी नफरत के बावजूद एहसास था कि वो इसकी इज्जत है। फिर वो अपनी इज्जत को कैसे दूसरों के सामने बेमोल कर सकता था? सजा अज्जा इसे देने का इख्तियार सिर्फ इसी के पास था। इतना हक तो वो इस पर जिता चुका था कि अब इस लड़की पर किसी की जरा सा भी हक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यहाँ तक इसके खुद का भी हक नहीं था। नन नहीं, तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। वो इसके लहजे में सर्द पैन महसूस करते इख्तियारी में कदम पीछे बढ़ा गई थी। आंखों में खौफ की परछाई लहराई। जिसे देखते वो नरम पड़ते इसे कलाई से खींचते खुद में बेच गया था। इस्लामाबाद जा रहा हूँ, कुछ दिन इन आंखों को सुकून में रहने दो। जब वापस आऊंगा तो इन आंखों को मैं खुद ही आंसू बहाने की वजह दे दूंगा। वो इसे अपने सीने में बेचते बोला। हूर इसकी गुर्बत में इसकी सख्ती पर मचली थी।
इसके जिस्म से उड़ती खुशबू से इसे अपने हवास मुअत्तल होते महसूस हो रहे थे। ये खुशबू पहली रात से ही इसके बदन में उतर कर इसके पोड़-पोड़ में अपना हक जता चुकी थी। इस खुशबू में इसकी सांसें घुटी थी, जिसे अब घट रही थी। वो बहुत जोर से इसे खुद में बेचे हुए था। इसके चट्टानी सीने में समाये हूर को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। हूर ने मचलते हुए इससे दूर होना चाहा, वो इसे मजीद सख्ती से खुद में बेच गया था। हूर गहरे सांस लेता, अपने मजामत तर्क करते इसके सीने के साथ ही सर टकरा गई थी। जब फरार का कोई रास्ता ना था, तो फिर खुद को ठुका देने का क्या फायदा। हूर के आंसू फिर से अपने सीने पर महसूस किया। राम बुरी तरह झंझलाया था। अब वो बेआवाज आंसू बहा रही थी। क्या हुआ है? कौन मर गया है? तुम्हारा ये आंसू बहा रही हो? अरहाम ने इसे खुद से अलग करते अब की बार डबते हुए पूछा। वो मैम अब्रिश की वजह से रो रही हूँ। अरहाम के डांटने पर खाइफ होते हूर ने जल्दी से बताया। क्यों? इसकी वजह से क्यों रो रही हो? अब्रिश के नाम पर अरहाम के माथे पर बिल गहरे हुए थे। इसका आज का मर्दान खाने में आना याद आया था। मुठियां खुद ब खुद बेच गई थी। अब्रिश के साथ ज्यादती हुई है। हूर ने नम लहजे में जैसे इत्तेजाज किया था। आवाज कदरे ऊंची हुई थी। अच्छा वो कैसे? अरहाम ने आईब्रो झुकाते तंजिया अंदाज में पूछा। इसकी ऊंची आवाज पर माथे के बल पहले से भी ज्यादा गहरे हुए थे। कहाँ गवारा था इसका अपने सामने बुलंद आवाज करना। इसका जबरदस्ती जरान भाई के साथ निकाह कर दिया। इसे हक था वो अपना जीवन साथी खुद चुनती, जैसे तुमने चुना था। अरहाम हूर की बात काटते तंजिया बोला। अरहाम के तंज पर हूर ने जख्मी नजरों से इसे देखा। अरहाम इसके देखने पर मुस्कुरा गया था। हकीकत बयान करने पर किसकी आंखों में शिकवे पहली मर्तबा देख रहा हूँ। अरहाम ने अपनी शाल कंधों से उतारकर बेड पर फेंक दी थी। इसकी बीवी अपनी तरफ इसकी तवज्जो पूरी तरह खींच चुकी थी। इस्लामाबाद जाने का इरादा वो 2-3 घंटों तक मुलतवी कर चुका था। मतलब तर्क कर चुका था। वो अभी 2-3 घंटों तक इस्लामाबाद जाने का इरादा खत्म कर चुका था। बाज हकीकत बहुत तलख होती है। इसे याद करने से सिर्फ तकलीफ ही होती है। अरहाम की नजरों की तपश से घबराते हूर ने कदम पीछे लिए थे। हकीकत तलख हो या कड़वी, मगर हकीकत को कबूल करना ही पड़ता है। अब यह इंसान पर डिपेंड करता है, वो हंस कर करे या आंसू बहा कर। अरहाम ने कहते हुए इसकी तरफ बढ़ाते अपने इसके दरमियान फासला मिटाया था, जो वो अनजाने में कायम कर चुकी थी। अरहाम ने इसका दुपट्टा इसके वजूद से अलग करते बेड पर उछाल दिया। हूर ने सुरख पड़ते अपने लब काटते हुए नजरें झुकाई थी। अरहाम ने गहरी नजरों से इसके सरापे पर निगाह डाली, जो बगैर दुपट्टे के और भी क्यामत खेद हो गया था। हूर जिस तरह नजरें झुकाए गहरी सांस बढ़ रही थी, अरहाम की आंखें मजीद खमार आलूद हुई। इसके जिस्म के नशीबो फराज में वो बुरी तरह उलझ बैठा था। भला अब दूर जाना मुमकिन था क्या? अरहाम ने इसे खुद में बेचते इसकी कमर पर हाथ डालते इसकी फ्रॉक की जिप एक ही झटके से खोल दी। हूर इसकी बेपाकियों पर कांप कर रह गई थी। वो इसे मजीद खुद में बेचते इसके बालों को कैचर से आजाद कर गया। आंखें बंद किए वो इसकी कमर पर हाथ फेरते इसके बदन की मैसूर खुशबू अपने अंदर उतार रहा था, जो इसका नशा बनती जा रही थी। रेड फ्रॉक पहनी है तो रेड लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई? हूर के गुलाबी लबों पर अंगूठा मसलते गमगीन लहजे में पूछा। इसके लहजे में गमगीन तर महसूस करते हुए इसके साड़ में लड़स कर रह गई थी। वो इसकी ठोड़ी को नरम में से महसूस करते इसकी आंखों में देखते अपने किए हुए सवाल के जवाब का मुंतजिर था। बबर की मौत को दिन ही कितने हुए थे? अगर लिपस्टिक लगा लेते तो सबको अच्छा नहीं लगता ना? हूर इसके हाथों की बेपाक हरकत से घबराते हुए वह मुश्किल ही बोली। वो इसकी नजरों की बेपाकी से अपने लब बुरी तरह काट रही थी। हूर की बात पर अरहाम के लब्बों को मब्बम सी मुस्कुराहट छुई। वो इसकी हवेली की रवायतों में खुद को डाल रही थी। इसे हूर से अब कुछ नहीं चाहिए था सिवाय इसके वो सारी उम्र इस हवेली में इसकी बीवी ही इसकी बनकर रहे। कमरे में तो लगता सकती हो ना, कमरे में तो लगा सकती हो ना। अरहाम ने इसकी ठोड़ी पकड़ते आंखों में खमार की सरखी लिए कहा। वो इसकी आंखों की खमारी बढ़ते महसूस करके अपने लब फिर से काट गई थी। मैं इन लब्बों को आज नहीं छोड़ूंगा जाने मन। सबसे ज्यादा तवज्जो आज इन लब्बों पर ही रखूंगा, इसलिए इन पर मजीद जुल्म मत करो। मैं काफी हूँ इन पर जुल्म करने के लिए। अरहाम ने नागवाड़ी से कहते इसके लब्बों को अपने अंगूठे की मदद से इनके दांतों से छुड़वाया। अरहाम की बात पर हूर ने खौफजदा होते इसे देखा। चलो अब लिपस्टिक लगाओ। अरहाम ने इसकी आंखों में ठहरे खौफ को चुटकियों से में उड़ाते हुक्म दिया। हूर ने बेबसी से अरहाम की आंखों में देख रही थी। इसके कपकपाते लब से इससे कुछ कहना चाह रहे थे। वो इसके कपकपाते लब्बों की गुजारिश को अनजान बनते इग्नोर कर गया था। जानता था इसकी कुर्बत में इसकी जान जाती है। अब वो रो दे या तड़प पे, इस यह कुर्बत इसे ही सहनी थी। इसके इनकार के इसके नजदीक कोई अहमियत नहीं थी। जो कहा है वो करो हूर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अरहम सर्द अंदाज में हुक्म देता बेड की जानिब बढ़ गया था। वो इसके हुक्म पर अपनी भीगी आंखें रगड़ते ड्रेसिंग की तरफ बढ़ी। कांपते हाथों से लिपस्टिक लगानी शुरू की। अरहम बेड पर हाथ के टेक लगाए इसे गहरी नजरों से देख रहा था, जो इसके देखने से बुरी तरह पजल हो रही थी। मतलब कंफ्यूज हो रही थी।
अरहाम की नजर इसकी फराक से नजर आती, इसकी आनिया कमर पर थी जिसे महसूस करते वो सुरख पड़ रही थी। इसके आईने में नजर आता शर्माता गमगीन रूप देखकर अरहाम की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। इसका घबराना शर्माना इसे बहुत अट्रैक्ट करता था। इसे इतने दिनों से अंदाजा हो चुका था वो सिर्फ इसकी गुर्बत के डर से घबराती नहीं थी, बल्कि बहुत शर्मीली भी थी। शायद इसकी कम उम्री और मासूमियत इसके लिए इतने शर्म की बाइस थी। लिपस्टिक लगा चुकी हो, अब आ जाओ। अरहम इसे ड्रेसिंग के पास ही झुमके देखकर सर्द लहजे में बोला। गुल के साथ जिंदगी गुजार कर इतना तो अंदाजा हो चुका था, औरत प्यार से ज्यादा मार की जुबान ज्यादा समझती है। जो गलतियां वो गुल के साथ कर चुका था वो अब हूर के साथ दोहराना वो नहीं चाहता था। गुल तो इसकी मोहब्बत थी, इसकी बच्ची की माँ। ये लड़की तो इसकी नफरत, इसका बदला थी। इसके साथ वो कुछ नरमी नहीं बरत सकता था। इसका सरद लहजा महसूस करते वो जल्दी से अरहाम की तरफ बढ़ी। हड़बड़ाहट में इसका पैर बेड की साइड टेबल से टकराया था। वो दर्द से सिसक कर रह गई थी। आराम ने इसकी कलाई से पकड़ते इसे अपने लैप पर बैठाया, मतलब अपनी गोद पर बैठाया। इतनी हड़बड़ाहट क्यों? इतना काम क्यों रही हो? अब तो तुम्हें इस सब की आदत हो जानी चाहिए। दुनिया की हर बीवी अपने शोर की कुर्बत सहती है। अरहम ने इसके बदन का कामता महसूस करते काफी नरमी से कहा। रेड लिपस्टिक लगाए, इसका चेहरा मजीद दमकने लगा था। वो इसके हुस्न से बहकने लगा था। इसकी आंखों के गोशों पर उभरी नमी इसने बेदर्दी से अपनी उंगलियों से चुनी, जो साइड टेबल के साथ पांव टकराने से आंखों में आन ठहरी थी। इसके चेहरे पर उभरती तकलीफ से अंदाजा लगाया जा सकता था इसे काफी जोर से लगी है, मगर अब मुकाबिल को जरा परवाह नहीं थी, क्योंकि तकलीफ देने वाला वो खुद था। दुनिया का हर शोर अपनी बीवी के साथ पहली रात ऐसी इस्फाकियत से नहीं बरतना जैसे अपने बढ़ती थी। अरहम ने इसके भीगे लहजे में किए गए शिकवे पर अपने जबड़े बेचे थे। जो तुमने किया था वो भूल चुकी हो। तुम सब औरतें एक जैसी ही हो। गुल, तुम अपनी सब औरतें जो अपनी इज्जत मर्द की नजरों में खत्म करके रख देती हैं। हम मर्दों को बेहद जालिम बनाने में तुम औरतों का यह हाथ होता है। इतनी ही नाजुक हो तो क्यों बहादुरी का टैग लगाए खुद को मर्द के मुकाबले ले आती हो? जरा सा कुछ कहने पर तुम औरतें अपने ऊपर बुरी आसानी से मजलूमियत का टैग लगाए फिरती हो। यह आंसू ही तुम औरतों का हथियार होते हैं, मगर मर्द ये आंसू कभी नहीं बहाता। चाहे तुम औरतों इस सब का कुछ बर्बाद कर डालो, जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया। वैसे ये बात तो हकीकत है कि मर्द को जो भी हो जाए वो रोता नहीं है, लेकिन कभी कभी जब रोता है तो उसके दर्द जो होते हैं वो ही समझ सकता है या उसका खुदा समझ सकता है। मेरी बेटी मुझसे छीन ली, क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो। अरहम ने इसके आंसुओं पर मुश्तइल होते इसका जबड़ा अपनी आईनी गिरफ्त में दबोचते गिराया। इन सवालों का जवाब तो इसे अब सारी उम्र देना था। वो इसकी जरूरत हो सकती थी वक्ती तौर पर, इसका सुकून हो सकती थी, मगर इसकी कमजोरी नहीं, और इसकी मोहब्बत तो कभी नहीं। मगर वो नहीं जानता था अनकरीब वो सिर्फ एक ही औरत के लिए पागल होगा, जिससे वो मोहब्बत नहीं वो इश्क करेगा, वो भी जुनून की हद तक। अरहम ने सिलगती नजर इसके लड़ते वजूद पर डाली थी। ऊंट के रोने के इसकी बातों ने अरहम खानजादा का सारा मूड गाढ़ किया था। अरहम ने इसके बालों को अब अपनी गिरफ्त में लेते इसका चेहरा अपने मुकाबिल किया, मगर अपनी गिरफ्त बहुत हल्की रखी थी। मेरी बात सुनो, तुम्हें अबरिश के साथ हमदर्दी का जो बुखार चढ़ रहा है, इसे अपने तक ही महदूद रखना तो बेहतर होगा। तुम मुझे अबरिश के आसपास भी भटकती नजर ना आओ। अरहम ने सख्ती से इसे वार्न किया था। अबरिश की आज की बदतमीजी और हठ दर्मी से इसे वैसे ही काफी मुश्तिल कर चुकी थी। ऊपर से हुड का इसके लिए इतना कंसर्न दिखाना भी बुरी तरह चुभा था। वो नहीं चाहता था हुड अबरिश के आसपास भी भटके। अगर वो अबरिश की संगत में अबरिश की तरह कभी रिएक्ट करती तो वो इसे बुरी तरह सजा दे सकता था, और वो नहीं चाहता था अब वो हुड के साथ मजीद सख्ती करे, मजीद अपना दहशतनाक रूप इसे दिखाए। हुड ने इसकी बात पर कांपते हुए जल्दी से इस बात में सर हिलाया था। वो इसकी गुर्बत के खौफ से वैसे ही डर रही थी। इसके यकदम गुस्से में आने पर इसके फक रंगत में अकड़ाहट में सर हिलाया। इसकी फक रंगत देखते अरहम ने इसके बालों को अपनी गिरफ्त से आजाद करते अपनी गोद से बेड पर धकेल दिया। इस पर झुकते इसके सुर्ख गाल जिसमें आज जर्दियां भी गिली हुई थी, वो नरमी से इसके गाल पर अपना हाथ फेरने लगा। इसके गाल के जर्दपन को अपनी गुर्बत के खौफ से मशरूत कर गया था। वो इसकी गर्दन पर झुकते अपने दांत जगह जगह गाड़ने लगा। वो इसके लम्स पर अपनी सिसकियां खौफ से रोकी हुई थी। दिल अनजाने खौफ से लड़ज रहा था। पता नहीं वो आज इसके साथ कैसा सलूक करेगा। वो काफी देर तक अपना तरपतश लमस महसूस इनकी गर्दन पर बखेर रहा था। वो आंखें मेचे इसका सिलकता लमस बर्दाश्त कर रही थी। इसका बदन बहुत बुरी तरह कांप रहा था, जिसे अरहम देखता थोड़ा हैरान हुआ। इसके ऊपर से उड़ते इसने अपनी शर्ट उतारकर दूर उछाली थी। इसकी बंद आंखों को बखौर देखते इसके लबों पर झुकते इसके निचले लब को जोर से काटा था। ऊन ने तकलीफ से सिसकी ली थी। वो इसके निचले लब को सख्ती से अपनी गिरफ्त में ले गया था।
काफी देर बाद इसके लब्बों को आजादी बख्शे वो इसकी तरफ फराक की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अरहाम। हून ने बेबसी से अरहाम को भीगे लहजे में पुकारा। अरहाम ने सुरख आंखों से इसे देखकर सवालिया निगाहों से आईब्रो चुकाई थी। वो मम मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हून ने लब काटते मुश्किल ही कहा था। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? वो तो वैसे ही भी मेरे पास आकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। अरहाम ने गुस्से से कहते इसे घूरा था। इसे इस टाइम इस बात का करना जहर लगा था। मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं है। हूर अब बेबसी से रो दी थी। वो इसके रोने पर बुरी तरह मुश्तइल हुआ था। इससे पहले वो इसे कुछ कहता है, इसकी जर्द रंगत देखकर वो चौंका था। फिर सब कुछ समझने गहरी सांस लेता वो इससे दूर हुआ। हूर ने जल्दी से बेड से उठते अपनी फ्रॉक की जिप बंद की। इससे पहले वो बेड से उठती वो इसे खुद की तरफ खींचता अपने सीने के साथ लिपटा चुका था। परिजे की वजह से मैं जितनी तकलीफ में हूँ तुम क्या कभी समझ नहीं सकती। मेरी बेटी हर वक्त मेरे साथ होती है। इसकी याद कभी मेरे दिल से नहीं गई। औरत के पास खुदा ने मर्द के लिए बहुत सुकून रखा है। तुमसे बेपनाह नफरत के बावजूद अब तुम्हारी कुर्बत में ही मेरे लिए सुकून है। कुछ देर के लिए ही सही, मैं तुम्हारी कुर्बत में सब कुछ भूल जाता हूँ। तुम इसे मेरी जरूरत मत समझो, मेरी हवस या मेरा हक। अब जो कुछ भी है ये तुम्हारा काम है, मुझे राहत पहुंचाना। अरहम ने इसका फूलों से भी ज्यादा नाजुक वजूद खुद पर मुंतकिल करते इसके बालों को गद्दी से जकड़ते इसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। मम मम आज कैसे? हून ने जर्द रंगत के साथ पूछा था। वो क्या चाहता था वो समझ नहीं पाई थी। मैं कुछ देर के लिए सोना चाहता हूँ। मेरे करीब हो रहो बस तुम। वो इसे अपने हसार में जगड़ते अपनी आंखें मूंद चुका था। हून ने इसे कुछ पल देखने के बाद इसके सीने पर सर रखते अपनी आंखें मूंदी। इसका हसार बहुत मजबूत था। वो चाहकर भी इसके हसार से निकल नहीं सकती थी। अगर वो निकलना भी चाहती तो नहीं निकल सकती थी। वो जानती थी वो इसे अपने हसार से निकलने ना देगा। वो इसे दीवे की तरह हसार में बुरी तरह कैद कर चुकी थी। मगर इस कैद में वो खुद को एक जख्मी परिंदे की मानंद महसूस करती थी। बेबस, एक जर्द खरीदा गुलाब। हूर की आंखों से आंसू निकलते इसके चिटानी सीने को भगोने लगे। वो बेहस बिना इसे खुद के साथ लिपटाए अपनी आंखें मूंदते हुए था। तो अगले स्टार्ट करते हैं हम एपिसोड नंबर 35। अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गलत बात है ना। ये तो दैट्स नॉट फेयर है कि 90% लोग सब्सक्राइब के बिना ही मेरी वीडियोस देखते हैं। गलत बात है, कर लो ना, ठोको ना यार। बहुत ही जल्द हमारे 1K सब्सक्राइबर होने लगे हैं, जिस पर आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारा मेगा एपिसोड्स मिलेगी 1K सब्सक्राइबर पर। याद रखिएगा, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 35। अब्रिश जरान के कमरे में इसके बेड पर बैठी थी। निकाह के बाद अबीर इसे यहाँ छोड़कर चली गई थी। वो अभी तक किसी दुल्हन के लिबास में थी जो ज़ईम इसके लिए लाया था। वो बेड पर बैठी अब बुरी तरह कप कपा रही थी। वो जितना भी बहादुर बनती, निकाह के बाद इसकी सारी बहादुरी दम तोड़ गई थी। अब तो इसकी रगो जान में सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के लिए खौफ जहर बनकर उतर रहा था जो रगों में दौड़ते इसके खून तक को नीला कर चुका था। वो कुछ ही देर में इसके जिस्मो जान का मालिक बन बैठा था। वो इसके साथ क्या सलूक करेगा वो नहीं जानती थी, मगर इतना जानती थी वो इसे आज बहुत बदतरीन सजा देगा। इसकी सरद खून उतरी आंखें याद करे अब्रिश को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होती महसूस हो रही थी। इसे जरा भी अंदाजा होता वो जरान खान ज्यादा की हो जाएगी, वो कभी जिरगे में जाकर वो सब ना करती। वो इस पर किसी की नजर बर्दाश्त ना कर सकता था। वो जिरगे में जाइम के दिए हुए लिबास में थी। अब्रिश ने अपने ऊपर इस लिबास को देखा जिसमें साफ साफ इसकी आईनियां छलक रही थी। वो आज किस किस बात का हिसाब देगी वो नहीं जानती थी, मगर वो इतना जानती थी वो वैशी इंसान इससे हिसाब जरूर लेगा। इसके गुस्से से तो वैसे ही इसकी जान जाती थी। अब्रिश ने अपनी आंखें मीचते अपने गाल पर हाथ रखा। इसके मारे हुए थप्पड़ों से सिर्फ इसका बदन नहीं बल्कि इसकी रूह तक घायल हो चुकी थी। अब्रिश अपनी आंखें मीचते अपने गाल पर हाथ रखा। इसके मारे हुए थप्पड़ों से सिर्फ इसका बदन नहीं बल्कि इसकी रूह तक घायल हो चुकी थी। अब्रिश अपने दिल में जरान खानजादा के लिए खौफ के साथ साथ शदीद नफरत भी महसूस कर रही थी। वो इससे मोहब्बत का दावा तो करता था मगर इसे इज्जत देने का इरादा ना रखता था। वो तो इसकी हर बात पर यकीन करते इसके साथ हवेली चली आई थी। इसकी पाबंदियों में रहना भी कबूल कर लिया था। बदले में इसने सिर्फ इससे एक ही चीज मांगी थी, इज्जत। मगर वो जाहिम के मामले में ना सिर्फ इस पर एतबार कर सका और ना ही इसकी इज्जत कर सका। इस दिन इसे हवेली से भागने के अलावा इसके पास कोई चारा ही ना था। अगर वो इसे बताकर जाती तो वो क्या इसे जाने देता। इसने मोहब्बत और इज्जत नफ्स में से अपनी इज्जत नफ्स को चुना था, मगर इसे जरान ने इसका गुनाह बना दिया था। इसने इसकी अंगूठी से लुटाकर इससे जुड़ा हुआ हर बंधन तोड़ दिया था। इसे जुड़ा हुआ हर बंधन तोड़ दिया था, मगर वो इसे दोबारा इस हवेली में ले आया था। वो भी इसे अगवा करके, इसकी जान से भी प्यारी बहन इसके सर पर बंदूक रखकर।
वो इसे कई मर्तबा बता चुकी थी। इसकी अनाया में जान बसती थी। इसने अनाया को ही तकलीफ पहुंचाई थी। अनाया, इसके लब्बों से अनाया का नाम निकला था। वो घंटों पर सर रखे इसका नाम बार बार दोहरा रही थी। वो इसकी बहन के सर पर बंदूक कैसे रख सकता है? वो सच में वैशी खान था, जिसके हसार में वो सारी उम्र के लिए कैद हो चुकी थी। असफन ने झूठ क्यों बोला वो नहीं जानती थी, मगर इसे असफन के झूठ से तकलीफ नहीं पहुंची थी। तकलीफ सिर्फ जरान के लफ्जों ने पहुंचाई थी। जब इसने जिरगे में इसे अपनी वनी में लेने को कहा, अगर वनी में ही जाना था तो असफंदियार खान के लिए क्यों नहीं, जिसने कभी इसकी तजलील नहीं की थी। निकाह के बाद इस इंसान के हाथों अपनी तजलील करना इसे ज्यादा आसान लगा था, जिसने इससे मोहब्बत ना की थी, मगर अपनी मोहब्बत के हाथों इसे अपनी तजलील करवाना नागवार था। अब्रिश अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो साख्त हुई थी। आंसुओं और हिचकियों ने हलक में ही दम तोड़ा था। कमरे में फैलती इसकी मखसूस स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू ने अब्रिश को अपने हवा से मुअत्तिल होते महसूस हुए थे। अपने माथे पर चमकती शबनम को इसने कांपती उंगलियों से साफ किया। सीने में बुझती धड़कनें दम ठहर चुकी थी। अब्रिश ने अपने चकराते सर को संभालते अपने बदन की लड़खड़ाहट पर काबू पाने की कोशिश की, जो इसके कदमों की भारी दमक से शिद्दत इख्तियार कर गई थी। बहार गुल येलो कलर के फ्राक में मलबूस बेड पर क्राउन के साथ टेक लगाए हुए थी। दुपट्टा जमीन पर पड़ा था, जिसे इसकी होश ना थी। जब से बाबर की मौत हुई थी वो कमरे से कम ही निकलती थी। जरान खानजादा ने इसे अहल का साथ दिया जिसने इसके भाई को मारा था। इसे जरान खानजादा के साथ साथ शेराम से भी नफरत हुई थी। जरान को इसने हमेशा अपने भाइयों की जगह दी थी, मगर इसने इसके भाई के कातल का साथ दिया। इसे यकीन नहीं आता था। बाहर निकलती तो जरान खानजादा की शक्ल देखती जो इसके कबूल ना आती। अब्रिश का वनी में आना इसे काफी तकलीफ दे रहा था। गलती गुनाह मर्द करे और सजा औरत को दी जाए। बाहर गुल को ऐसी रवायत से नफरत थी। अब्रिश की जनान खाना के लाउंज में गूंजती सिसकियों पर इसने अपने कानों पर हाथ रखते हुए काबू पाया था। इसे जरान खानजादा से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। हवेली के हर मर्द से नफरत जो अब्रिश को वनी में दे रहा था। वो बेड क्राउन के साथ टेक लगाए किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रही थी कि शराब खाने की ट्रे के लिए कमरे में दाखिल हुआ। बहार ने इसके कमरे में दाखिल होने पर कोई नोटिस नहीं लिया था। वो यूं ही बेहस हरकत किसी गैर मरी नुक्ते को घूरते जा रही थी। शराब ने ट्रे कमरे के वस्त में पड़ी टेबल पर रखते बहारे को देखा, जो अपने बेपरवाह हुलिये से शराब के पल में होश ठिकाने लगा चुकी थी। वो बब्बर की मौत वाले दिन में ही इसी लिबास में मौजूद थी, जो सिल्वर ज़दा और काफी मलगजा हो गया था। अरहाम ने बामुश्किल ही अपनी नजरें चुराई थी। बिखरे बाल, अगला अगला थोड़ा गहरा था। फराक काफी फिटिंग में था। इसकी सफेद रंगत येलो कलर में लश्कारे मार रही थी। इसकी सुरख मतबरम और सुरख नाक इसे मजीद खूबसूरत बना रही थी। शराब ने इसके करीब जाते जमीन से दुपट्टा उठाकर बहारे के वजूद पर ओढ़ा था। वो इसे इस तरह इसके सामने रहती तो खुद पर काबू ना रख सकता। इसका कातल हुसैन इसे बेईमान कर चुका था। वो एक आम सा इंसान सामने बैठी लड़की का दीवाना था। इस पर पोड़ पोड़ हक रखता था, मगर इस जालिम लड़की की वजह से वो खुद पर हजार पैरे फटाने वाला था। मगर इस जालिम लड़की की वजह से वो खुद पर हजार पैरे बैठाने वाला था। वो थी कि इस पर रहम ना करती। बहारे शहराम ने प्यार से इसे पुकारते इसके बाल बहुत नरमी से इसके चेहरे से हटाए थे। चले जाओ शहराम यहाँ से। तुम्हारे भाई ने मेरे भाई के कातल का साथ दिया है। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। बहारे ने अपनी आंखें मूंदते कहा। बहारे, ये कत्ल अहल ने किया है, ये साबित हुआ है, मगर लाला ने अहल का साथ दिया है, ये साबित नहीं हुआ। शेराम ने नरमी से कहते इसके माथे पर अपने लब रखे। बहारे ने आंखें खोले इसे देखा, जो बहुत करीब से अपनी आंखों में ढेरों गर्म और नरम जज्बात लिए इसे देख रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी वो सामने बैठे इंसान की कमजोरी है, इसका इश्क है। वो चाहे लाख छुपाए, मगर वो सब जानती थी। वो रातों को इसके कमरे में आकर इसे कितनी कितनी देर तक देखता रहता था। वो जानती थी वो आंखें मूंदे बेहस बनी पड़ी रहती थी। इसकी इतनी मोहब्बत ने कभी इसे खुद के दिल में झांकने ही नहीं दिया था। वो चाहकर भी कभी अपने दिल में इसके लिए मोहब्बत ढूंढ ना सकी थी। इसके नजदीक मोहब्बत करना सिर्फ शेराम का हक था, बदले में नफरत देना इसका हक था। इसने इसकी जिद में अपनी पढ़ाई छोड़ी। इस बात की सजा वो इसकी सारी उम्र देना चाहती थी। अब्रिश को वनी में देने के बाद इसे हवेली के मर्दों से नफरत हो गई थी, जो औरत को अपने आगे कुछ नहीं समझते। इन जैसा ही तो था शेराम खान ज्यादा, जो सिर्फ इसकी जिद में इसे तकलीफ पहुंचा गया था। साबित हो गया था तो क्या करोगे? अपने भाई को छोड़ दोगे? बहार ने अपने बाल समेटते हुए पूछा। बेड की दूसरी जानिब वो नामखसूस अंदाज में थोड़ा खिसकी थी। जानती थी वो इस पर हक रखता था। किस दिन अपनी दीवानगी के हाथों इस पर हक जमा बैठा तो वो क्या कर सकेगी? कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही बहारे गुल को छोड़ना क्यों ना पड़े। श्रीराम की संजीदगी से की बात पर वो तलखी से मुस्कुरा गई थी। मोहब्बत के दिवे होकर छोड़ने की बात करते हो? बहारे ने तंजिया कहा था।
मैंने कब तुमसे मोहब्बत का दावा किया? शेराम ने आईब्रो झुकाते संजीदगी से पूछा। मोहब्बत का इजहार किया सिर्फ जुबान से किया जाता है। इसने भी जवाबन आईब्रो झुकाए सवाल दगा था। शेराम सर झुकाए खफीफ सांस दे गया था। फिर तो बहारे गुल भी बहुत जालिम और सफाक है, जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनती है। शेराम ने कहते अपनी कमीज की पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकाले, सिगरेट से लगाए, लबों से लगाया। मुकाबिल इतनी अनजान ना थी जितना वो समझता था। ये बात तो इसे ज्यादा तकलीफ दे गई थी। मैंने भी क्या बात कह दी तुमसे? तुमने एक सिगरेट तक मेरे कहने पर छोड़ा ना सके। जो कभी छोड़ना नहीं चाहता वो मेरी जिद पर छोड़ दिया। बाहर के तंज पर वो फिर से हंस दिया था। तुम मुझे कभी भी छोड़ सकती हो, मगर ये सिगरेट मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये मेरी तन्हाई और गमों का गमसार साथी है। मैं बेवफा नहीं अपने इतने गमसार साथी को एक बेवफा बेमोहर सफाक लड़की के कहने पर छोड़ दूं। शेराम ने सिगरेट का गहरा कश लेते पहाड़े के चेहरे पर धुआं छोड़ा था। क्यों आए हो? चुपते लहजे में सवाल किया। तुम्हारे लिए आया हूँ, सुकून से जवाब आया। मैं मर तो नहीं गई थी। लहजा तलक हुआ। तुम मरती नहीं, हुआ अगले बंदे को मार देती हो। इसे इत्मीनान से जवाब आया। चले जाओ। चीख कर कहा। क्यों जाऊं? आईब्रो चिकाने से अनजान बनते पूछा। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। औरत के जज्बात का कोई ख्याल नहीं। तुम्हारा भाई अबरी से मोहब्बत का था, दावा था, और इसे वनी में ले आया। तुम सब मर्द जालिम हो। पहाड़े गुल ने चीखते हुए कहा। वनी में लाया है, जैसे भी लाया है, मगर अपनी मोहब्बत को छोड़ा नहीं। मर्द अपनी पसंदीदा औरत को कभी नहीं छोड़ता। ये औरत ही है जो बात बात पर छोड़ने की बात करती है। वो इत्मीनान से कहती से बहुत कुछ जिता गया था। ऐसे मर्दों की मोहब्बत से पनाह मांगती हैं हम औरतें, जो इसे कहीं का ना छोड़े। बहारे गुल गुस्से से कहते बेड से उठी थी। शेराम इसे कलाई से खींचते बेड पर फेंक चुका था। इससे पहले वो उठती वो अपना सिगरेट जमीन पर फेंकता इस पर गहरी घटा बन चुका था। पनाह मांगो या दामन छुड़वाओ, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। शेराम ने इसकी गर्दन में मुंह छुपाया। शेराम हटो मेरे ऊपर से। बहारे गुल चीखी। कमरे में आते ही जो मनाजिर तुम मुझे दिखा चुकी हो, तुम्हें लगता है मैं अब पीछे हटूंगा? शेराम इसकी गर्दन को चूमते मदहोशी के आलम में बोला। तुम औरतें भी बहुत जालिम होती हो, अदाएं दिखाती हो, जाल फेंकती हो। जब जब मर्द इन अदाओं की जाल में फंस जाता है तो इसे मर्द ही का ही गुनाह बना देती हो। शेराम बाड़ी आवाज में कहते इसकी ब्यूटी बोन पर अपने दांत काट तक गया था। शेराम बाहर एक मरतबा फिर से चीखी थी। शेराम इसके चीखने की परवाह किए बगैर इसकी गर्दन पर लुबायट बनाने लगा। शेराम बहारे अब रोना से ही हुई थी। शेराम बहारे अब रूहानी सी हुई थी। इसका पहाड़ जैसे वजूद के नीचे वो दब गई थी। सांस लेना महाल हुआ था। शेराम इसका भीगा लहजा महसूस करते जरा सा ऊपर होकर इसकी गर्दन को देखा जो सुरख हो चुकी थी। ये निशान सौगात के तौर पर तुम्हें दिए हैं, ताकि तुम जब जब इन्हें देखो सिलक उठो और मुझे गुस्से से खूब कोसो, मुझे बद्दुआएं दो, मगर यूं कमरे में बैठकर खुद को मत जलाओ। बब्बर की मौत का गम बहुत बड़ा है, मगर जाने वालों के साथ जाया नहीं जाता। उठो, खाना खाओ, हुलिया दुरुस्त करके बाहर आओ। मेरी मोड़े का न सही, अपने मोड़े का ख्याल करो, जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। शेराम ने इसके गाल पर अपने लब नरमी से रखे थे। बहारे की आंखों में आंसू जमा होने शुरू हुए थे, जिन्हें वो आंखें झपकते बाहर आने से रोक रही थी। रो सकती हो मेरे कंधे पर सर रखकर। शेराम ने इसकी गर्दन पर अपने निशानों पर उंगली ट्रेस करते इसकी आंखों में ठहरी नमी को बखौर देखते कहा। तुम आखिरी इंसान भी दुनिया में बचे, फिर भी तुम्हारे कंधे पर सर रखकर कभी नहीं रोऊंगी। इसके शिकंजे में मचलते हुए जताया। तुम दुनिया में आखिरी लड़की भी रह गई, फिर भी मैं तुम्हें ही मुंह लगाऊंगा, जैसे अभी लगाऊंगा। वो इसकी बात पर नासमझी से इसे देखने लगी। इसके लब मुस्कुरा कर रह गए थे, मगर हमेशा की तरह इसकी बातों पर इसकी आंखों में एक अजीब सा सर्दपन छुपा था, जिसे वो अपनी मुस्कुराहट में छिपा गया था। बहाड़े की हैरान आंखों को देखते वो हल्का सा मुस्कुराया था। अगले ही लम्हा वो इसके लबों पर झुकते इन्हें अपने दांतों में दबाते इसकी सांसों पर काबज हुआ था। बहाड़े इसकी शिद्दत पर तड़प कर रह गई थी। बहाड़े ने अपने नाखूनों से इसकी गर्दन नोची। वो इसकी कलाइयों तकिया पर पिन करते अब पहले से भी ज्यादा शिद्दत से इसके लबों पर दिखाते इस पर काबज हुआ था। इसकी मुजाहमत की परवाह किए बगैर इसकी सांसें इनहेल करते इसकी सांसों की खुशबू अपने अंदर उतारने पर वो पूरी तरह मदहोश हुआ था। बहाड़े का वजूद साकन हुआ था। महसूस करते इसने रिहाई दी थी। अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करते गहरे सांस भरते बहाड़े को देखा, जो गहरे सांस लेते रूह पलट गई थी। शेराम की निगाहें इसकी बल खाती कमर में उलझ कर रह गई थी। वो अपने होश रबा हसन से मजीद इसे पागल कर रही थी। बहाड़े गुल वाकई में जालिम थी। वो इसकी नाजुक कमर को देखकर सोच रहा था। इसके बल कमर से हटाते इसकी फ्राक की बैक डोरी अपने दांतों के खींच कर खोली तो बहाड़े की सांसें रुकी थी। इसकी तपश जोत सांसें अपनी पिछली गर्दन पर महसूस करते वो रुक पलटने ही लगी थी। वो इसे कंधों से जकड़े इसकी कोशिश नाकाम बना चुका था। तुम जिस शेराम को जानती हो वो शेराम बहुत नरम है।
मगर तुम इस शेहराम खानजादा को नहीं जानती जो जरान खानजादा का भाई है। शेहराम और जरान खानजादा एक ही खून एक ही फितरत के लिए पैदा हुए हैं। वो ये कि जो इनका है वो सिर्फ इनका है। तुम भी ये कान खोल कर सुन लो, मोहब्बत करो या नफरत सिर्फ मुझसे ही करना। मुझसे दूर जाने का सोचा भी तो शेहराम खानजादा जरान खानजादा बनने में पल नहीं लगाएगा। शेहराम इसके कान में सर्द अंदाज में फंकारा था। बाहर इसकी सर्द फंकारत पर साख तो हुई थी। वो इसकी पिछली गर्दन पर अपने सिलकते लब रखते पीछे हुआ तो इसके ऊपर से उठते कमरे से बाहर निकल गया था। जरान ने कमरे में दाखिल होते इस पर एक निगाह डालना भी गवारा नहीं समझा था। वो ड्रेसिंग मिरर की जानिब बढ़ते अपनी रेस्ट वॉच उतारने लगा। चेहरा शदीद सुर्ख हो रहा था। जो इसके कमर में गूंजती दबी दबी सिसके सुनकर मजीद सुर्ख हो रहा था। वो इसकी बीवी होने का शब्द मातम बना रही थी। इसे किसी की बीवी बनना गवारा था, अगर नहीं था तो सिर्फ इसके। ड्रेसिंग मिरर से नजर आता इसका सूरत जोड़े दो आतशा रूप जराना खानजादा के गैजो गजब को बढ़ा गया था। इसके जिस्म पर यह लिपटा लिबास देखकर वो आज किसी की और के लिए पहनाया गया था। जराना खानजादा के रवा रवा को से लगती लकड़ी की मानंद धक्का रही थी। अपनी शाल कंधों से गुस्से से उतारते सोफे पर फेंकी थी। वो इसे बजाहिर तौर पर मुकम्मल इग्नोर किए हुए था, जिसे वो कमरे में मौजूद ही नहीं, या फिर इसका होना ना होना इसके लिए एक बराबर है, कोई मायने नहीं रखता। इसे देखकर जरान खानजादा के तन बदन में सिर्फ एक आग का दरिया ही भड़क रहा था। अगर वो आज इसके करीब गलती से भी चला गया तो यकीनन इस लड़की ने झुलस कर राख हो जाना है। वो अपने सुरख चेहरे पर हाथ फेरते अपने गुस्से और इश्तियाल पर काबू पाते वाशरूम की जानिब बढ़ा। जरान के वाशरूम में जाने के बाद अब्रिश की रुकी हुई सांसें बहाल हुई थी। वो गहरे सांस लेते बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाया, आंखें मूंद के। यकीनन वो इसे छोड़ने का नहीं, अपनी बेइज्जती का बदला इसके ना तो इन बदन पर उतारेगा, अपने मर्द होने का सबूत देगा। अब्रिश के लबों पर तलख मुस्कुराहट दौड़ी थी। इसे जरान खानजादा से इससे कम की तवक्का भी ना थी। वनी में आती हुई लड़की के साथ कैसा सलूक किया जाता है वो जानती थी। अमेरिका में वनी रस्म के बारे में टेबल में इसने सर्च की थी। जरान के मुंह से खुद के लिए वनी का लफ्ज सुनकर वो शॉक्ड हुई थी। वो अपना बदला लेने के लिए इसे वनी में लेने की बात कर रहा था। आखिर था ना एक उजड़ गनवार वहशी खान, जिसे सिर्फ अपने मतलब अपने नाम नहाद गैरत से सरोकार था। अब्रिश को अपनी तहकीक किया हुआ खानजादा के बारे में एक एक लफ्ज हकीकत में मबनी लगा था। पता नहीं अब जिंदगी में कितने ही इस वहशी खानजादा के थप्पड़ इसका मुकद्दर बनेंगे। अब्रिश ने अपने जंजलाते गाल पर हाथ रखा। जहां गर्म स्याल बहता इसके गाल के उलझन को बढ़ा रहा था। इतना तो भारी हाथ था इस वहशी खान का। अब्रिश अपने गाल पर हाथ रखते बुरी तरह सिसक पड़ी थी। जरान के खौफ से मुंजमद होते आंसी एक बार फिर से पलकों की बार तोड़ते इसके शफाफ अर्ज पर बहने लगे थे। वो बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाए बंद आंखों से आंसू बहा रही थी। बेआवाज आंसू बहाते इसे पता नहीं कितनी देर गुजरी थी। इसका लड़ता झूलता बदन जाने कब नींद की आगोश में चला गया, इसे पता ही नहीं चला। जरान वॉशरूम से ब्लैक ट्राउजर ब्लैक ही टी शर्ट पहनकर निकला। अपने गीले बालों में उंगलियां चलाते वो सोफे की जानब बढ़ा ही था कि यकदम वो रुका। वो बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाए सो रही थी। नींद में भी इसका बदन हिचकियां लेते हिचकियों की मानंद लरज रहा था। मेकअप मुकम्मल तौर पर मिट चुका था। लबों पर रेड लिपस्टिक भी मदम हो चुकी थी। चेहरा रोने के बाद सुर्ख हुआ था। गालों में भी सुर्खी की आमेजिश शामिल थी। एक गाल पर इसकी उंगलियों का निशान बेरहमी से सबत था, जहां सुर्खी के साथ नलाहट भी वाजिया थी। मांग टेका लगाए, कानों में रेड पर्ल से मजीद बड़े बड़े सोने के झुमके पहने हुए थे। गले में रेड पर्ल से ही मजीद सोने का गिलू बंधा हुआ था। रेड ब्लाउज में इसके बदन की रानियां पूरे आबोताब पर थी। हिचकी लेते वजूद के कंदन से नशीबो फराज देखते वो अपने जबड़े बुरी तरह भेज गया था। जरान की खून उतरी आंखों में मजीद खून उतरा था। वो इस होलिया में आज मर्दान खाना में कितने ही मर्दों के सामने चली आई थी। मर्दान खाना में मौजूद मर्दों की इस बदन पर गहरी नजरें याद करते जरान के लहू में उबाल उठे थे। वो किस तरह चीख चीख कर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। असफंद यार खान के लफ्ज एक बार फिर से इसकी रगों में जहर बनकर उतरते इसके खून को नीलाम कर चुके थे। वो तुझसे नहीं मुझसे मोहब्बत करती है। जरान का रमा रमा ये अल्फाज याद करते आग की शोलों की नजर में उतर रहा था। ये लिबास भी तो इसके लिए आज जहीम के लिए पहना था। वो इसके लिए सजी संवरी थी। जरान मजीद अपने गुस्से और इश्तियाल पर काबू ना रख सका था। वो एक ही जुस्म में इस तक पहुंचा, इसके बाजू से जगड़े बेड से खींचकर अपने मुकाबिल खड़ा कर गया था। नींद में होने की वजह से वो बुरी तरह हरासा हुई थी। पहले तो कुछ समझ नहीं आया। अपनी सुरख सूजी आंखों खोलते इसने जरान को बेयकीनी से देखा था। वो आंखों में हैरानगी लिए जरान को देख रही थी, जो इसके बाजू को दबोचते हुए था। अगर इसने इसके बाजू को ना जगड़ा होता तो वो यकीनन जमीन बोस हो जाती। इसका पूरा वजूद नकाहत के बाइस कपकपा रहा था। ऊपर से अपने सामने जरान खानजादा को सुरख सर्द निगाहों से घूरता पाकर इसकी जान हवा हुई थी। कक 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 तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो अपनी क्रिस्टल ब्राउन आंखों को झलकते हैरानगी से मिस्टर खानजादा को देख रही थी। कुछ पल के लिए इसका दिमाग बिल्कुल माउफ हो चुका था।
जैसे उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। इसने अपनी सुरख आंखें झपकते हुए टूटे लफ्जों से मुश्किल पूछा, क्यों? ज़ईम का इंतजार था या फिर असफंदयार खान का? जरान की आंखों में मजीद शोले लपके थे इसके यूं अनजान बनने पर। अब्रिश अपने चिकराते सर को संभालते जरान खान ज्यादा को आंखों में आए आंसुओं की हल्की सी धंधलाहट से देखते अपने सोए जहन को बेदार करने की कोशिश की। यकदम सब कुछ याद आया था कि कुछ देर पहले इस पर क्या क़यामत गुजर रही थी। आंखों में खौफ वहर इस पर फैला था। इसके हसारे में एक जख्मी परिंदे के मानंद फड़फड़ाते हुए इससे दूर होना चाहता। वो भी इस पर नफरत बारी निगाह डालता इसे छोड़ चुका था। जरान के छोड़ने पर वो अपने कदमों के सहारे पर खड़ी ना रह सकी थी। इससे पहले वो जमीन बोस होती वो फिर से अपनी बाहों में थाम गया था। जरान ने जल्दी से लगती निगाह इसके वजूद पर डाली। कितना इंतजार किया था इसने इस रात का। वो इसकी बाहों में इसकी बनकर दुल्हन के लिबास में होगी। वो अपनी मोहब्बतों से अपनी शिद्दतों से बताएगा वो इसके लिए क्या मायने रखती है। जिस दिन वो इसके निकाह से भाग गई थी इससे एक दिन पहले की रात क़यामत सी गुजरी थी इस पर। वो कितना तड़पा था इस रात इसके लिए। अपने जवान जज्बों को थपक थपक कर सुलाते वो अब हाँप गया था। वो रात क़यामत थी जो इसने इसके लिए तड़पते हुए गुजारी और इसके बाद आने वाली हर रात इसके लिए तड़पाता ही तो आया था। इस तरफ में दहकती आग भी शामिल हो चुकी थी जो इस सितमगर को याद करते इसको अपनी लिपट में ले चुकी थी। जरान के लबों पर तलक मुस्कुराहट दौड़ी। अब्रिश ने अपनी आंखें मुश्किल खोलते सितमगर को देखा जो आंखों में सुर्खी लेते जहर खंद नजरों से इसे देख रहा था। अब्रिश ने आंखें मैच करके खुद को लड़ते वजूद पर काबू पाया। छोड़ो मुझे, मम मेरे करीब मत आना, अब्रिश ने लड़खड़ाती जुबान से अपने खौफ पर काबू पाते बजाय गिराते हुए कहा। इसके अल्फाज मजीद मजीद जल्दी पर तेल का काम कर गए थे। वो इसकी होकर भी इसका धक्कार कर रही थी। वो वनी में आई हुई अब इसके रहमो करम पर थी, इसके निकाम में थी, इसकी मलकियत थी। जरान खान ज्यादा कर रूम रूम से लग उठा। दिल क्या 2 मिनट में इसकी औकात बता दे कि इसके कितने करीब आने का वो हक रखता है। मैं करीब नहीं आऊंगा तो कौन आएगा तुम्हारे करीब? सिलगते लहजे में सवाल किया। जरान, मम मुझे छोड़ो प्लीज। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी हवस की भंग चढ़ो को तो ये तुम भूल जाओ। अब्रिश ने बढ़ाए लहजे में वार्निंग दी। इसका बढ़ाया लहजा इसका कपकपाता वजूद इसके लब्बों से टूटकर अता होते लफ्ज में मुकाबिल पर इसका डर अच्छी तरह अयां कर गए थे। क्या हुआ? ये डरने घबराने का ड्रामा क्यों? ये जुबान क्यों लड़खड़ा रही है तुम्हारी? इस तरह चीखो ना, इस तरह अपने जुबान को जोहर दिखाओ। जब तुम चीख चीख कर किसी गैर मर्द के लिए अपना इजहार मोहब्बत कर रही थी। वो सर्द आवाज में पंखाड़ा। जरान, छोड़ो मुझे, अब्रिश ने इसके हिसार में मचलते हुए कहा। इसकी सर्द पंखाड़ पर इसके माथे पर शबनम सी चमकी थी जिसे देखता वो इससे जाया मुस्कुराया था। अब ये मोती क्यों चमक रहे हैं? ये डर ये खौफ इस वक्त कहाँ था जब तुम कितने ही मर्दों के सामने बेपर्दगी में चली आई थी, जब चीख चीख कर अपनी बेशर्मी का इजहार कर रही थी। जरान इसे एक ही झटके से छोड़ते बोला नहीं धारा था। अब्रिश ने इसकी धार पर अपने कानों पर हाथ रखे थे जो इसके कान के पर्दे फाड़ चुके थे। अब्रिश का न तो वजूद पर जल्जलों में की जिद में आया था। जरान इसके डरते सहमे अंदाज पर इस सजाइया हंसा था। कम ऑन टेक ऑफ योर क्लोथ। जरान ने सीने पर हाथ बांधते सर्द अंदाज में हुक्म दिया। तक क्या? अब्रिश के लफ्जों ने हल्के में ही दम तोड़ा था। रंग शदीद सुर्ख पड़ा था। सीधे और आसमान लफ्जों में कहा है, सीधे और आसान लफ्जों में कहा है। अमेरिका से आई हो, इतनी इंग्लिश तो आती होगी। 21 साल की हो और ये भी पता होगा कि इस रात के क्या तकाजे हैं। इसलिए मुझे मजीद तखीर ना ही चाहिए। डोंट वेस्ट माई टाइम। टेक ऑफ योर क्लोथ्स। जरा ने सुकून से कहते इसके नशीबो फराज पर अपनी सुरख सुरख नजरें गाड़ी। अब्रिश की आंखों में नमी के साथ बेयकीनी भी थी। इसे उम्मीद थी वो इसके साथ बहुत बुरा सलूक करेगा, मगर इसकी इतनी तजलील करेगा ये अंदाजा ना था। अब्रिश की रंगत इसके मुतालबे पर शदीद सुर्ख पड़ी थी। इसने अपना दुपट्टा बैग से अपने सीने पर खुद पर अच्छी तरह लिपटा, इस पर अच्छी तरह बावर करवाया था कि वो इसका मुतालबा कभी नहीं मानेगी, चाहे वो अपना हक इसका बदन तार तार कर डाले, मगर वो खुद को यूं आजाद नहीं करेगी। इसके एक्ट पर जरान भड़कता आग का गोला बना था। मर्दान खाना में इसका खुद के वजूद से शाल उतारकर कदमों में फेंकना याद आया था। कहाँ थी ये शर्म और हया तब? इस सवाल ने इसके अंदर दहकते अलाव रोशन किए। क्या हुआ है? शर्म आ रही है? अपने शोर के सामने शर्म आ रही है? वो उसके करीब हुआ। अब्रिश ने नम आंखों से इकरार में सर हिलाया। इसकी सफाकी पर अब वो रोहानसा हो रही थी। जानती थी वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो ये शर्म तब कहाँ थी जब अपने बदन से शाल उतारकर मेरे कदमों में फेंकी थी। तब तो एक मर्तबा भी तुम्हें अपने औरत होने का ख्याल नहीं आया। तुम्हें शर्म नहीं आई कि वहां बैठे हुए मर्द तुम्हें किन नजरों से देख रहे हैं? जरा ने इसके बदन के नशीबो फराज पर अपनी सुरख आंखें गाड़ते हुए इसके कान में झुकते गिराया। मम, मैं वो सब नहीं करना चाहती थी मिस्टर खानजादा, तुमने मुझे मजबूर किया। तुम मुझे इस मुकाम तक ले आए, वो सब करने पर मजबूर हो गई। अब्रिश गहरे सांस लेते चटकते हुए बोली। इसकी नजदीकी पर वो खाइफ होते कई कदम पीछे ले गई थी। इसका फायदा तो होना नहीं था। अगर इस कमरे से भाग कर जाती तो कहाँ जाती?
पीछे दीवार थी, सामने वैशी खान। ये कमरा ही इसकी कब्र था जहां वो धंस चुकी थी। अब्रिश की आंखों में आंसू टूटकर रूप से बरसे थे। जरान की इसकी तरफ बढ़ते इसके कमर से थामते खुद के करीब कर गया था। अब्रिश की रंगत खौफ से फाक हुई थी। इसकी सांसों में आग सी तपश थी, आंखों में चिंगारियां फूट रही थी। ये लिबास किसने खरीदा था? जरान की ठंडी उंगलियों का लमस इसकी बढ़ाना पुश्त पर रेंग रहा था। ब्लाउज पीछे से बहुत गहरा था। ज़ईम लाया था। अब्रिश ने लब काटते नजरें झुकाए बताया। ओ, ज़ईम लाया था तुम्हारे लिए? वो सर्द अंदाज में कहते इसकी बढ़ाना पुश्त में अपनी उंगलियां मजीद सख्ती से प्योसत कर गया था। अब्रिश ने इसकी सख्ती पर सिसकी बड़ी थी। जबरदस्त, बहुत अच्छी चॉइस है इसकी। एग्जैक्ट तुम्हारे फिगर के मुताबिक इसने ये लिबास खरीदा है। लगता है तुम्हें काफी गौर से देखता रहा है, या फिर तुमने अपना साइज बताया था? जरान अब्रिश की इस बात का मतलब समझने में गुस्से से चीखी। आवाज नीचे मेरे सामने। तुम अपने शोर के सामने खड़ी हो। मैं तुम्हारी जुबान हलक से खींच सकता हूँ। जैसे मेरे सामने बोलने का हक है। वो मेरी अब्रिश, मेरी मोहब्बत थी। आज जो लड़की मेरे सामने ही खड़ी है वो सिर्फ बनी में आई हो एक हकीर सी लड़की है। आइंदा मेरे सामने ऊंचे बोलते हुए 100 बार सोचना। यहाँ से ना अब तुम भाग सकती हो, ना ही किसी गैर मर्द के सामने अपनी नुमाइश कर सकती हो। ये चेहरा भी अब कोई गैर मर्द नहीं देखेगा। वो इसका जबड़ा अपनी आईनी गिरफ्त में दबोच गया। इतना सब कुछ करने के बाद इसे सफाई देना चाहिए थी। वो इतनी भी अकड़ रही थी कि लाशऊरी तौर पर वो इसके बोले गए लफ्जों का मदावा चाहता था। वो चाहता था वो इसे यकीन दिलाए कि इसने इसकी जिद वो सब कुछ किया। वो सिर्फ इससे प्यार करती है। वो नशे की हालत में इससे अपनी मोहब्बत का इकरार कर चुकी थी। फिर क्यों इन लब्बों से किसी और के लिए इकरार किया? क्यों इस बदन को किसी और के लिए सजाया? क्यों, आखिर क्यों? जरान के सर्द पथरीले तासरात पर इसके भारी होते एहसास मजीद भारी हुए थे। इसमें अब इतनी हिम्मत ना थी कि वो इस वैश्य इंसान से खुद को छुड़वा पाती। वो इसकी सख्त गिरफ्त पर बेबसी से आवाज आंसू बहाने लगी। जानती हो मैं क्या चाहता हूँ? मेरी बीवी, मेरे अब्रिश का चेहरा भी कभी कोई ना देखे, लेकिन मेरी बरादरी का हर मर्द तुम्हें देख चुका है। ना सिर्फ देख चुका है, तुम्हारे बदन की रानियों से अपनी आंखों को तरावत भी पहुंचा चुका है, मतलब ठंडक पहुंचा चुका है। जरान के लफ्जों में चिंगारियों के साथ कड़प भी था। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अब्रिश ने कांपते लबों से घुटी घुटी आवाज में अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। इसका हाथ अपने मुंह से हटाने की नाकाम साई की। वो लम्हा लम्हा अपनी गिरफ्त बढ़ाते जा रहा था। अब्रिश को लग रहा था कि इसका जबड़ा मजीद इसकी गिरफ्त में रहा तो तरक कर दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। वो सच में उजर गनवाड़ वहशी था। अब्रिश की आंखों में आंसुओं की रवानी बढ़ी थी। जरान ने इसका जबड़ा छोड़ते इसकी नाजुक कमर में अपनी उंगलियां गाड़ी इसे मजीद अपने करीब किया। अब इसकी उंगलियों की सख्ती ब्लाउज के नीचे इसके कमर पर थी। वो इसकी नाजुक कमर पर अपनी बुट्ठी में बढ़ रहा था। इसकी सख्ती पर अब्रिश की आंखों में फिर से शबनम आ ठहरी थी। अब्रिश इसकी सांसों से भी ज्यादा इसके करीब थी। पता है अब्रिश, इस रात के लिए मैंने बहुत अरमान सजाए थे। मर्द होकर भी हमेशा खुद पर ही काबू रखा, कभी खुद को बहकने नहीं दिया। मेरा सब कुछ मेरे हलाल रिश्ते के लिए था, मगर आज तुम्हें देखकर मेरे अंदर कोई जज्बा, कोई अरमान नहीं जग रहा, यहाँ तक कि हवस भी नहीं। मैं कभी ऐसी लड़की के करीब नहीं जाऊंगा जो नशे में मुझसे मोहब्बत का इजहार करती है, बड़ी महफिल में किसी और के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और निकाह किसी और से करना चाहती है। तुम काबिल नहीं हो मेरी सच्ची मोहब्बत के। जरान ने इसे एक झटके से छोड़ा तो अब्रिश ने लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लिया। इस लिबास को अपने तन से जुदा करो। मैं इस लिबास को तुम्हारे बदन पर मजीद नहीं दे सकता। आजाद करो इस लिबास को। जरान ने इसे सर्द अंदाज में हुक्म देते सोफे की जानिब बढ़ा। सोफे से अपनी लेदर की जैकेट उठाकर पहनी थी। अपनी गाड़ी की चाबियां उठाए वो अब बिना इस पर कोई नजर डाले कमरे से बाहर निकल आया था। जरान की जाने के बाद वो अपने मुर्दा वजूद को घसीटते हुए ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई थी। होटल ग्रैंड एवेन्यू के मीटिंग हॉल में आराम खान ज्यादा ऑफ वाइट 3 पीस सूट में मलबूस बैठा था, जहां बहुत सी कंपनियों के नुमाइंदे मौजूद थे। ये एक बहुत बड़ा टेंडर था जो तकरीबन 500 करोड़ की मालिकियत का था। पिछले कुछ सालों से टेंडर एक ही कंपनी को मिल रहा था। वो थी साहिर खानजादा की कंपनी। आराम ने अपने सामने बैठे हुए साहिर खानजादा को देखा, जो जितना यंग था इतना ही टैलेंटेड भी था। ग्रीन आंखों वाला साहिर खानजादा, जो अपनी आंखों की तरह हैराना शख्सियत का मालिक था। वो यूथ का सस्पेंशन भी था। इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ बहुत पॉपुलर सिंगर भी था, जिसके कॉन्सर्ट बाहर के ममालिक में मुनकिद होते थे, जिसमें गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद शामिल होती थी। वो गर्ल्स में काफी मकबूलियत रखता था। कैसे ना मकबूलियत रखता, इसकी शानदार वजीद पर्सनैलिटी कोई भी लड़की इग्नोर नहीं कर सकती थी। फिर वो खूबसूरत सुरीली आवाज का मालिक था। अगर साहिर खानजादा ना होता तो ये टेंडर अरहाम खानजादा की कंपनी को ही मिलता। अरहाम ने अपनी गनी पीठ पर हाथ फेरते एक बार फिर से साहिर खानजादा को देखा, जो ब्लू जीन्स पर व्हाइट शर्ट में मलबूस था। व्हाइट शर्ट इसने कोहनियों तक फोल्ड कर रखी थी, जिसमें इसके सफेद बाजू के बूढ़े बाल वाजिया हो रहे थे। वो अपनी हल्की गनी बियर्ड पर हाथ फेरते काफी संजीदगी से अपनी कुर्सी पर बैठे अपने मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रहा था।
यहाँ जितने भी बिजनेसमैन पर्सन थे, कमोबेश सब भी सूट में मलबूस टाई लगाए हुए थे। सिर्फ सैर खानजादा ही था जो जीन्स पर शर्ट पहने हुआ था। इसके चेहरे पर मगरूर तासरात भी थे, जिसे इससे किसी की परवाह ना थी। वो अपने हुलिये पे काफी संजीदा तासरा लिए बैठा हुआ था। मीटिंग हॉल के बड़े से दरवाजे से अहमद साहब अपने गार्ड्स के हमरा अंदर दाखिल हुए तो तमाम मीटिंग अमरान अपने अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए थे। अहमद साहब का नाम ही काफी था सबको अपनी अपनी नशिस्त को छोड़ देने के लिए। वो खुद इस मीटिंग में शरीक होने पाकिस्तान आए थे, वरना वो पाकिस्तान कम ही आते थे, जो सबके लिए सरप्राइजिंग था। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्री के मालिक थे, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज दुनिया के हर मुल्क में थी। इस टेंडर की मंजूरी भी अहमद साहब ही देते थे। वो ब्लैक थ्री पीस सूट में मलबूस थे, सुर्ख सफेद रंगत, बालों में ग्रे कलर कहीं कहीं नुमाया थे, जो इनकी पर्सनैलिटी को मजीद बाड़ा बनाता था। वो इस उम्र में भी काफी पुरअसर पर्सनैलिटी के हामिल शख्स थे। अहमद साहब सबसे मिलकर अपनी जगह पर बैठे। इन्होंने अपनी जगह पर बैठते हुए साहिर खान पर अचटती सी नजर डाली, मतलब हल्की सी नजर डाली, जिसने उठकर इनसे मिलना गवारा नहीं किया था, बल्कि अपने मोबाइल से नजर उठाकर एक बार इन पर निगाह डालना जरूरी नहीं समझा था। अहमदी साम की ग्रे आंखों में हल्की सी तकलीफ की रमक नुमाया हुई थी, जिससे वो कमाल होशियारी से छुपा गए थे। मीटिंग शुरू हो चुकी थी, सबने अपनी अपनी कोटेशन फाइल कर दी थी। कुछ ही देर में अनाउंसमेंट थी। आज ये टेंडर जीतने वाला कौन खुश नसीब था, सब जानते तो थे, मगर फिर भी अपनी किस्मत पर सब छोड़ते खुशगुमान से थे। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। ये टेंडर फिर से सैर खानजादा को मिल चुका था। अरहम खानजादा ने टेबल पर हल्का सा हाथ मारते गहरा सांस लिया था। अरहम खानजादा की कंपनी टॉप में कंपनियों में शामिल थी। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए इसका नाम ही काफी था, मगर वो सामने बैठे इस इंसान से हार जाता था। आखिर क्या क्या बात थी सहर खानजादा में। सब सहर खानजादा को मुबारकबाद दे रहे थे। इससे पहले अरहम खानजादा भी इसकी तरफ बढ़ता, वो शान बेनियाजी से अपनी चेयर से उठा था। मुझे ये टेंडर नहीं चाहिए, मैं इस टेंडर से कोट करता हूँ। सहर खानजादा ने टेबल पर अपने हाथ दोनों जमाते हुए जरा सा झुकते अहमद साहब की आंखों में अपनी सबज आंखें गाड़ते गिराते हुए कहा। वो ये कहकर वहां रुका नहीं था, बल्कि अपना कोट चेयर से उतारते इसे बाजू पर डालते वहां से चला गया था। सब हैरान और शदीद निगाहों से सहर खानजादा की पुश्त देख रहे थे, जो इतनी बड़ी मालकियत का प्रोजेक्ट बिना किसी वजह के छोड़कर चला गया था। मगर जो लोग सैर खानजादा को जानते थे वो समझते थे ये सैर खानजादा ही कर सकता था, जो नफा नुकसान से बहुत आगे की सोचता है। वो एक चोट खाया हुआ इंसान था, जिसे अब किसी चीज की परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि अब खुद की भी नहीं। तो खत्म करते हैं हम यहाँ पर अपनी बहुत सी लंबी 2 एपिसोड्स। बहुत ही लंबी थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एपिसोड थी। ये मुझे खुद पढ़ने का बहुत मजा आया। अगर आप लोगों को भी मजा आया तो बताएं अपने भाई को। और मिलते हैं बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द, क्या सुबह ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट 2 एपिसोड्स में। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपने घर वालों और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।